तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करके आप डिफरेंट तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत हद तक लॉजिक से रिलेटेड है, ये टॉपिक कोई फिजिक्स से रिलेटेड मेरे हिसाब से नहीं है। फिजिक्स तो जो सीखना था आप सीखे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तरह तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है एक्चुअल में आपको लॉजिक ही तो बता रहा है कि अगर पूरा होता तो ये होता, उसकी वजह से इतना था तो बाकी की वजह से कितना होगा। तो यहाँ कोई फिजिक्स नहीं है, यहाँ आपको लॉजिक लगाना है। तो इस तरह का लॉजिकल क्वेश्चन तो हम बहुतों दे सकते हैं। तो इस तरह का डिस्कशन बहुत लंबा खींच जाएगा, ये आपको अब डेवलप करना है लॉजिकली, और उसके लिए आपको फिर असाइनमेंट दिया जाएगा जिससे आपका ये लॉजिकल पार्ट और निखरेगा, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और डेप्थ में आप रियलाइज कीजिएगा। ठीक है, तो एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, और उसी से मैं कंक्लूड करूंगा आज का लेक्चर। एक और इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं किससे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। और इसको क्या बोलते हैं? इसका हेडिंग क्या दे सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर देखिए है क्या, इस पे ध्यान देते हैं। Let us say we have a spherical shell uniformly charged with सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। एक स्फेरिकल शेल है, खोखला स्फेयर, और उसके सरफेस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कितना? सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेट अस से कि मैं एक छोटा सा टुकड़ा, एकदम छोटा सा, इतना छोटा सा कि आपको दिखे भी नहीं, लेकिन दिखे नहीं वो तो चलता है, आपको तो अभी दिखाना होगा ना पढ़ाने के लिए, तो इसीलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। लेकिन मन में रखिए कि जो एरिया हम हटाए हैं कट करके वो बहुत छोटा सा एरिया है। लेट अस एक छोटा सा एरिया कट कर दिए और उसको हम इस तरह से शेड करके दिखा रहे हैं। रिमूव्ड स्मॉल एरिया मैग्नीट्यूड वाइज ds। ठीक है, मुझे जानने का मन है कि जिस पोर्शन को हम हटाए हैं यहां पे, ठीक है, उस पोर्शन के जस्ट बाहर, ऐसे समझिए, जस्ट बाहर एक पॉइंट P है। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ड्यू टू रिमेनिंग स्फीयर, पूरा जो स्फीयर है इसकी वजह से पॉइंट P जस्ट बाहर है सरफेस के। ठीक है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अगर पूरा रहा होता तो ऐसे लिख सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन। ये जो बचा हुआ पोर्शन रह गया है हटाने के बाद, छोटा सा एरिया हटाने के बाद जो बचा हुआ पोर्शन, उसको रिमेनिंग पोर्शन बोल रहे हैं R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो छोटा सा एरिया कट किए हैं ना, उसको C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कट आउट EC। तो दोनों कट आउट पोर्शन की वजह से जो पॉइंट P पे फील्ड होता और रिमेनिंग की वजह से जो पॉइंट P पे फील्ड होता, दोनों मिलके टोटल फील्ड देता। टोटल कौन सा फील्ड? कि कुछ नहीं हटाए होते कट करके, तो टोटल की वजह से यहाँ फील्ड क्या होता, इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज पता है कि अगर इसका रेडियस स्मॉल r है लेटर से स्फीयर का, तो पूरा अगर स्फेरिकल चार्ज रहा होता है यहाँ पे, तो पॉइंट P पे जस्ट जो बाहर है, सरफेस के जस्ट बाहर, ये सब याद रखिएगा कि पॉइंट P इज जस्ट आउटसाइड शेल। तो अब बताइए इस पॉइंट P पे पूरे की वजह से फील्ड क्या रहा होता, बताइए तो? K
क्यू के बदले सिग्मा इंटू 4πr² के क्यू बाई दूरी का स्क्वायर, ये दूरी तो ऑलमोस्ट आर ही है ना, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यों किए के क्यू बाई आर स्क्वायर? स्फेरिकल बॉडी के लिए बाहरी पॉइंट पे अगर फील्ड निकालना हो तो हम पूरा स्फेरिकल चार्ज को सेंटर पे मान सकते हैं रखा हुआ, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मान लिए के पूरा चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr² के क्यू बाई दूरी आर स्क्वायर ऑलमोस्ट। अच्छा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इधर, इसको बोल सकते हैं आप आर कैप क्या नाम। अच्छा, बराबर क्या आएगा? रिमेनिंग पोर्शन की वजह से तो आपको निकालना है, ठीक है। और ये जो कैविटी वाला पोर्शन है, ये जो कैविटी वाला पोर्शन है, इसकी वजह से भी आप नहीं जानते हैं कहां का फील्ड नहीं जानते हैं, पॉइंट पी पे। ना ही आप रिमेनिंग की वजह से पॉइंट पी पे फील्ड जानते हैं, ना ही जो एरिया कट करके हटाए हैं उसकी वजह से पॉइंट पी पे फील्ड जानते हैं, ठीक है। तो ये इतने पे रहने दीजिए। तो कितना निकल गया? के होता है 4πε0। तो ये निकल के कितना है? सिग्मा बाई ε0 आर कैप बराबर ई ड्यू टू रिमेनिंग प्लस ई ड्यू टू कट आउट। एक रिलेशन तो ये आया। एक दूसरा रिलेशन क्या आएगा बाबू? एक दूसरा रिलेशन क्या आएगा? पॉइंट पी जस्ट बाहर है, जस्ट सरफेस के अंदर आइए पी डैश पे। मतलब अब ऐसे समझिए कि सरफेस के एक पॉइंट बाहर और सरफेस के एक पॉइंट अंदर का डिस्कशन चल रहा है। तो जस्ट सरफेस के अंदर का जो पॉइंट है पी डैश, वहां पे अगर हम नेट फील्ड लिखेंगे, नेट किसकी वजह से? कि कुछ नहीं हटाए होते, सब रहा होता, तो सब की वजह से पॉइंट पी डैश पे फील्ड क्या रहा होता? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टोटल एट पॉइंट पी डैश, जो कि काफी क्लोज है पी के, क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कट आउट पोर्शन। लेकिन अब यहां पे ध्यान दीजिए, कट आउट पोर्शन की वजह से, ये जो कट आउट पोर्शन है इसकी वजह से पॉइंट पी पे जो फील्ड है, पॉइंट पी पे वो तो इधर होगा, इधर क्यों? कॉमन सेंस। जो कट आउट पोर्शन है छोटा सा सी, वो एक पॉइंट की तरह है, पॉइंट, और इस पॉइंट चार्ज से पी पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अवे फ्रॉम पी। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू कट आउट पोर्शन। कहां पे? पी पे। उसी तरीके से पी डैश पे देखिएगा, ये एरिया है ना, ये यही है कट आउट पोर्शन। तो पी यहां था, तो यहां पे फील्ड इधर हो गया, ई ड्यू टू कट आउट। और यहां पे पी डैश है, यहां पे फील्ड क्या होगा? इधर होगा ना। किसकी वजह से? ये कट आउट पोर्शन की वजह से यहां पे फील्ड इधर होगा ना, अवे फ्रॉम पी डैश। चार्ज पॉजिटिव माने हैं, तो ठीक है, यहां पे हो जाएगा इधर। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम ही हुआ। क्यों? क्योंकि कट आउट पोर्शन से P और P डैश सिमेट्रिकली सिचुएटेड है, एक उधर है उस साइड है राइट साइड, और एक लेफ्ट साइड है, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो वही होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P डैश बराबर, अब अगर इसको EC वेक्टर बोलिएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस EC वेक्टर। तो यहां क्या बोलिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P डैश इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कट आउट पोर्शन, जो कि क्या हो जाएगा? माइनस EC वेक्टर, माइनस EC वेक्टर। कट आउट की वजह से पॉइंट P डैश पे माइनस EC वेक्टर प्लस, अब देखिए एक पॉइंट बाहर या एक पॉइंट अंदर सरफेस के रहने से रिमेनिंग की वजह से, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग, इसकी वजह से P हो या P डैश हो, दोनों में गैप ही नहीं है, तो रिमेनिंग की वजह से P हो या P डैश हो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम होगा। ऑलमोस्ट क्या? ऑलमोस्ट सेम होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रिमेनिंग की वजह से जो फील्ड होगा एट पॉइंट P डैश, जो अंदर है जस्ट, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लीजिए ना, ये रिमेनिंग है, इसकी वजह से P डैश पे फील्ड क्या होगा भाई? इस टुकड़ा की वजह से यहाँ पे इधर होगा, इस टुकड़ा की वजह से यहाँ पे फील्ड इधर होगा, इस टुकड़ा की वजह से यहाँ पे फील्ड इधर होगा, सब रिजल्टेंट मिलके इधर ही ना आएगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट। देख लीजिए,
तो हम कह सकते हैं कि P डैश या P डैश से एक पॉइंट हट के P, दोनों जगह रिमेनिंग की वजह से फील्ड तो सेम ही रहेगा। तो इसलिए जो एक्सप्रेशन हम यहां लिखे हैं वही एक्सप्रेशन हम यहां लिखे हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P डैश कैन बी रिटन लाइक दिस। अच्छा, लेकिन शायद आप भूल गए कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड ए स्फेरिकल शेल, याद कीजिए एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो P डैश हो Q डैश हो, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या आता था, जीरो। प्रूफ किए थे सॉलिड एंगल मेथड से कि एट एनी पॉइंट विद इन ए स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो इसका मतलब हो गया ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट P डैश व्हिच इज इनसाइड शेल, वो क्या आना चाहिए, नल वेक्टर। ये तो प्रूफ किए थे कि पूरे की वजह से कुछ नहीं हटाए होते, पूरे की वजह से इनसाइड पॉइंट पे फील्ड जीरो होता, नल वेक्टर। तो कितना निकल गया है, ER रिमेनिंग की वजह से फील्ड माइनस कटआउट की वजह से ऐसे, इससे क्या निकल के आया, रिमेनिंग की वजह से जो फील्ड है और जो कटआउट पोर्शन की वजह से जो फील्ड है, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन और स्ट्रेंथ कहां पे, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, यानी पॉइंट P पे। हम इसकी बात कर रहे हैं, इसी को ना आप EC वेक्टर बोले हैं। ये देखिए EC वेक्टर किसको बोले हैं, कटआउट की वजह से जस्ट पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है उसको आप EC वेक्टर बोले हैं। तो आप क्या बोले, EC वेक्टर किसके बराबर है, ER वेक्टर के बराबर, यानी रिमेनिंग की वजह से जो पॉइंट P पे फील्ड है और जो कटआउट पोर्शन की वजह से जो फील्ड होता, दोनों का स्ट्रेंथ बराबर है। कहां पे, पॉइंट P पे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा ये सारा चीज, ठीक है। अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या कर सकते हैं, ये रहा एक रिजल्ट A और ये रहा देखिए दूसरा रिजल्ट B। आपने बोला कि ER वेक्टर EC वेक्टर तो सेम है, इसका मतलब कि 2ER वेक्टर यानी ट्वाइस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आर कैप। इसका मतलब रिमेनिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। यानी कि कैविटी के जस्ट बाहर एक पॉइंट P है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ रिमेनिंग पोर्शन की वजह से, कटआउट पोर्शन को हटा के जो बचा हुआ पोर्शन है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट P पे, वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। और किधर की ओर डायरेक्टेड है, वो आर कैप के अलोंग। आर कैप इधर ही था ना, याद कीजिए आर कैप ये था ना, आर कैप टुवर्ड्स राइट। तो आप क्या निकाल दिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से बचे हुए पोर्शन की वजह से पॉइंट P पे फील्ड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की मदद से ये बचा हुआ जो पोर्शन है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट P आप निकाल दिए। चूंकि ER का मैग्नीट्यूड और EC का मैग्नीट्यूड, EC क्या था जिसको आप हटाए थे कट करके, ये इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता कहां पे, पॉइंट P पे। अगर ये यहां होता ना, ये यहां होता तो उसकी वजह से पॉइंट P पे फील्ड कितना आया होता, इतना ही। क्यों, क्योंकि आपने यहां प्रूफ किया है, ठीक है। तो इसका मतलब कटआउट पोर्शन का भी औकात जो है फील्ड डेवलप करने का पॉइंट P पे उतना ही है जितना रिमेनिंग का है। ये सब दिख रहा है। तो ये एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन अभी हम कोर एजेंडा पे नहीं आए हैं, जिसको कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अब आएंगे ये सब चीज, तो इस पॉइंट तक पहुंचने का जरिया था। तो आते हैं उस पर। अब बस फाइनल पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि अब पूरा स्फेरिकल शेल है, पूरा स्फेरिकल शेल है। इसकी वजह से ये सिचुएशन यहां पे पूरा बना दिए हैं। अब देखिएगा हम जानना क्या चाहते थे कि यहां जो एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको हम दूसरे कलर से पॉइंट आउट करेंगे, हम कट नहीं कर रहे हैं अभी, ध्यान से सुनिए, हम कट नहीं किए इसको, हम बोलेंगे एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। इस छोटा सा टुकड़ा का सरफेस एरिया ds है
और चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा था, तो सिग्मा इंटू ds छोटा सा चार्ज होगा ऑन ब्लैक सरफेस, नहीं जो ब्लैक हम यहां रिप्रेजेंट किए हैं। मेरा कहना है कि यहां पे चार्ज है, क्या कोई चार्ज खुद पे खुद की वजह से फोर्स लगाता है क्या? नहीं। तो जहां पे ये छोटा सा ब्लैक पोर्शन है, याद कीजिए यहां पे रिमेनिंग की वजह से, इस छोटे से एरिया के आसपास रिमेनिंग की वजह से फील्ड कितना है, रिमेनिंग की वजह से, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इस छोटे वाले पोर्शन की वजह से फील्ड नहीं, इसके अलावा जो पोर्शन है उसकी वजह से इस ब्लैक स्पॉट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, याद कीजिए आप प्रूफ किए थे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन। यही वाला फील्ड की वजह से ये ब्लैक वाला जो स्पॉट है इस पे फोर्स लगेगा, ये खुद अपने ही दम पे जो फील्ड डेवलप किया है ब्लैक वाला, उस फील्ड से खुद पे फोर्स नहीं लगाता, कोई चार्ज खुद पे खुद ही वाला फील्ड से फोर्स नहीं लगाता, याद कीजिए। तो इस चार्ज पे जो छोटा सा चार्ज dq है, इस पे किस फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, रिमेनिंग की वजह से जो फील्ड है उसकी वजह से फोर्स लगेगा। कितना लगता है फोर्स, याद कीजिए तो फोर्स कितना लगता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे फोर्स कितना लगेगा, इसका चार्ज कितना है dq मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे किसकी वजह से, ड्यू टू रिमेनिंग, तो कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू ds चार्ज, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग कितना था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, रिमेनिंग का फील्ड इधर था, तो यानी छोटे से ब्लैक पोर्शन पे जो फोर्स लग रहा है किधर लग रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉल सरफेस ds इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये साफ दिख रहा है, किस पे, ये दिखाना चाहिए था इधर, ये कितना फोर्स लग रहा होगा, छोटा सा फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, इसलिए df बोल देते हैं। इस छोटे से फोर्स को सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, छोटा सा फोर्स df एक्टिंग ऑन ए स्मॉल एरिया ds बराबर 30, यानी कितना सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ds। क्योंकि छोटा सा फोर्स है, क्यों छोटा सा फोर्स है, ये साफ साफ दिख रहा है, ds बहुत छोटा है तो ये स्ट्रेंथ काफी छोटा होगा, इसलिए इसको df से रिप्रेजेंट किया है। तब आप बताइए कि आप तो पढ़े हैं ना कि कोई भी एक सरफेस हो, कोई भी सरफेस, याद कीजिए कोई भी सरफेस, और उस पे अगर कोई फोर्स F लगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एरिया हो डेल्टा S, तो प्रेशर इस पे क्या लग रहा होता है, प्रेशर क्या होता है, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है किसी एरिया पे डिवाइडेड बाय एरिया का मैग्नीट्यूड, यही ना होता है प्रेशर। इस छोटे से सरफेस पे कितना प्रेशर लग रहा है इस फोर्स का, वो यही होता है ना। तो तब बताइए उस लॉजिक से ये फोर्स रहा और ये एरिया रहा, तो दिस इंप्लाइज दैट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस स्मॉल एरिया df डिवाइडेड बाय, ये इधर भेज दीजिए, स्मॉल एरिया फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया गिव्स यू प्रेशर एक्सपीरियंस्ड बाय दिस स्मॉल एरिया ds, कितना सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि ये प्रेशर जो झेल रहा है, ये जो प्रेशर फील कर रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा लग रहा है कि कोई इसको बाहर की ओर फेंकना चाह रहा है, ये जो प्रेशर झेल रहा है किस वजह से, कायदे से देखा जाए तो जो इस सरफेस पे चार्ज था उसी वजह से ना ये इस तरह का प्रेशर झेल रहा है। तो इसीलिए इस तरह के प्रेशर को क्या नाम दे दिया गया, ये जो स्टैटिक चार्ज है इसी की वजह से ना ये प्रेशर झेल रहा है, इसीलिए इस तरह के प्रेशर को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे फिर डिस्कशन चलता रहेगा। ठीक है, जो आज का जो लेक्चर हुआ है इसको बार बार गौर से देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ सीखने वाला पॉइंट्स था, खासकर एंड पोर्शन ऑफ द लेक्चर्स में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।